कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है बच्चों। इस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोगों ने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए ऑलरेडी। तो जिन बच्चों ने उन सभी बेसिक वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले वो उसको कंटिन्यू करे, तभी जो है आज के अभी आगे के जितने भी आप वीडियो जाएंगे बच्चों, अगर बेसिक नहीं पता है आपको तो नहीं समझ में आने वाला अच्छे से। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं कि आप प्लेलिस्ट में से जाकर पहले पुराने वीडियोज देखिए फिर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अपन का अभी स्टार्ट है इलेक्ट्रिसिटी में। हम लोग ओम्स लॉ कवर किए, इसके जस्ट पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग, है ना, क्या रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आज का हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस बेसिकली आपका क्या है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज बोल लो या करंट इसका अपोज करता है। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, कंडक्टर के लिए ये डिफाइन होता है बच्चों, है ना। कोई भी वायर है तो वो उसका मतलब कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है, मतलब कि वो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता ही है। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो हो रहे होते हैं, मींस मूव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं है, मतलब वो बार बार एटम्स के साथ कोलाइड होते रहते हैं, जिनके वजह से उनका फ्लो जो है स्मूथ नहीं है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मींस जो कोलिजन होता रहता है इसके वजह से स्मूथ फ्लो नहीं है, इसी चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को पता है ये सब चीजें, क्योंकि आप लोग पिछला वीडियो कंटिन्यू करके आ रहे हो। तो रेजिस्टेंस का मैंने बता रखा था ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, R इक्वल V अपॉन में I, है ना, ओम्स लॉ से हम लोगों ने देखा था। तो अब यहां से बात आता है बच्चों कि आपको 1 ओम का डेफिनेशन बनाने की ये सब चीजें आता है, मैंने बता रखा है कैसे बनाना है। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं, अपने को क्या चाहिए बच्चों, 1 ओम। तो 1 ओम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ेगा कंडक्टर के इंड के क्रॉस, और उसमें करंट कितना फ्लो कराना पड़ेगा बच्चों, 1 एम्पियर का। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि अगर कोई भी कंडक्टर है जिसके इंड के क्रॉस, है ना, कोई भी एक वायर है, इसके इंड के क्रॉस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के इसके इंड के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या 1 वोल्ट हो, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, 1 एम्पियर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें और इसमें करंट भी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 ओम आने वाला है। देख लीजिए बच्चों, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर करंट, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्या है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, तो मैंने बताया फार्मूला में, यहाँ पे आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे फार्मूला में दिख रहा है अपने को कि R क्या है आपका, R इक्वल V अपॉन में I। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है बच्चों, क्या उनको ये लगता है कि जो रेजिस्टेंस के लिए अपन ने फार्मूला पढ़ा कि V अपॉन में I, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता होगा। नहीं बच्चों, V अपॉन I का रेशियो अपन ने पढ़ा था ओम्स लॉ, तो क्या बोले थे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो जब तो इन बात पे तो ये डिपेंड करेगा ही नहीं। क्या, आप एक चीज नोट कर लो कि अगर हम किसी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बदले या उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको चेंज करें, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है ना। भले वो उसके इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे बोलो कि आप क्या, कोई 220 वोल्ट का मान लो एक बल्ब है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है ना, आप उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे थे, अब आपके यहाँ घर में वोल्टेज कम आया और आपने 110 वोल्ट पे अब उसको ऑपरेट करना है।
ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। अगर आप वोल्टेज आधा किए तो उसके क्रॉस जो करंट जाएगा वो भी आधा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, न कि रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस या कंडक्टर। आई होप आप इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद रखोगे अपने पूरे पढ़ाई तक के करियर में। हाँ, कई बच्चों ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ, और उसके इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, और मैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस को 2V कर दिया। तो बताओ रेजिस्टेंस शुरू में मान लो R था, तो आप बताओ कितना। तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V से 2V किया, है ना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस V से 2V करा, तो वो बोलेंगे हाँ सर रेजिस्टेंस भी 2V हो जाएगा। अरे नहीं भैया, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो फिर करंट भी डबल हो जाएगा, तो फिर 2/2V अपॉन में 2I। फिर से देखो ना, V/I, पहले जितना रेजिस्टेंस ही तो आया। तो तब बात आती है भैया फिर ये रेजिस्टेंस जो है V और I मतलब करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, तो किन बातों पे डिपेंड करता है? तो आइए देखते हैं क्या कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन सा? सबसे पहला मैं मान लेता हूं कि कोई एक वायर है। मैंने हमेशा बोला है बच्चों की रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर या वायर की प्रॉपर्टी है, पूरे कंडक्टर या पूरे वायर की, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि एक अपने पास एक क्या है, वायर है जिसका लेंथ है L, ठीक है, L लेंथ है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया आई होप आप लोगों को पता होगा, है ना, कि अगर जैसे आप ये देख रहे हो ये पेन का जो सरफेस दिख रहा है उसी को आप क्रॉस सेक्शन बोलते हो। अब ऐसा सरफेस आप हर जगह मान सकते हो, आपको मिस बनाना ही नहीं है एग्जैक्टली, आपको एज्यूम करना कि एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो उसका एरिया कितना है? A, ठीक है। और ये किस शेप का दिख रहा है बच्चों? सर्कुलर। तो सर्कुलर है तो एरिया क्या हो जाएगा? πr², है ना। मतलब आपको ये अगर इसका रेडियस दिया हो, है ना, ये कितना थिकनेस है, तो ये सर्कल जैसा दिख रहा है, तो इसका रेडियस दिया हो तो आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि अपने पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया A है। तो जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर। मतलब जितना ज्यादा लंबा आप वायर लोगे उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। आपने मान लो 5 मीटर का वायर लिया था और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम आया था, तो आप 10 मीटर का करोगे तो रेजिस्टेंस उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। क्या? अगर आप लेंथ बढ़ाओगे वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका उल्टा से कि आप लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, है ना, जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या बोलिए 1/A, है ना। क्या? सपोज करिए बच्चों अपने पास क्या है, 2 वायर है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया मींस थिन है और एक का क्रॉस सेक्शन एरिया थिक है, मतलब ज्यादा है। एक थिन वायर है और एक थिक वायर है और दोनों सेम लेंथ के है। मैंने लेंथ सेम रखा है, तब आप कंपेयर करना बच्चों। अगर दोनों वायर का लेंथ सेम है, L ही लो, और उस टाइम पे एक का एरिया कम है और एक का एरिया ज्यादा है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आप यहां से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो हाल इधर होगा उसका उल्टा इधर होगा। इधर मींस एरिया इसका ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। ज्यादा एरिया रेजिस्टेंस कम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि मैंने बताया था रेजिस्टेंस मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपके बीच में जितने भी रुकावट, गड्ढे, लोग, अलग अलग तरीके के बाइक कार जो भी आएंगे वही सभी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, है ना। तो अब आप बताओ, आपको जितने ज्यादा दूर जाना होगा उतने ज्यादा लोग मिलेंगे, मतलब उतने ज्यादा रुकावट या उतने ज्यादा गड्ढे मिलेंगे, है ना, रोड पे, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे अब एरिया को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, क्या कि एक पतला रोड है, एक चौड़ा रोड है। तो आप बताओ बच्चों किस पे जाना आसानी होगा? सर चौड़े वाले पे। तो मतलब चौड़े वाले पे आप आसानी से जा पाओगे, और आसानी से जाना मतलब कि आपका रेजिस्टेंस क्या है? कम हुआ ना। रोड चौड़ा तो आप आसानी से जा पाए, आसानी से जा पाए तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, एनालॉजी है बच्चों ये, एग्जैक्टली आपको ऐसे बोल नहीं देना है ना। तो मैं इन दोनों को बच्चों R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं। कैसे सर? बच्चों ये आपके जो है डेरिवेशन आते हैं, इनको एक साथ एक ही
में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो चलिए इसको आप 1 बोल दीजिए। फिर अब यहाँ पे अपने को पता है बच्चों, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है फिजिक्स में। फिर से यहाँ पे है ना, तो R इज इक्वल टू रो, इसको क्या बच्चों बोलते हैं, रो। P को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख दीजिए, क्या बोला जाता है, RHO। ये ग्रीक लेटर है ना। अब ये देखेंगे ये क्या होता है, यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, L अपॉन में A। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, R इक्वल रो L अपॉन में A। और सर ये रो है क्या, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इट्स कॉल्ड, इसका भी अलग से नाम है क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड अप, है ना। मतलब कि वो जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना है, उसके लिए ये डिफाइन होता है रो, है ना। या इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो नाम है बच्चों, क्या, या तो आप रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों नाम रट जाएंगे। ठीक है, अभी इसको रेजिस्टिविटी को हम साइड में रखते हैं, बाद में और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी को आप फॉर्मूला भी याद रखोगे, क्या, R इक्वल रो L अपॉन में A। मतलब कि अपने को अगर इसका किसी वायर का लेंथ दे दिया जाए, कितना लेंथ है उसका, और किसी वायर का आपको रेडियस दे दिया जाए तो आप एरिया निकाल सकते हो, है ना। रेडियस दे दिया जाए तो आप एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से। तो मतलब आप लेंथ और एरिया पता हो, और ये रेजिस्टिविटी मतलब ये जो कांस्टेंट है ये पता हो, रो पता हो, एल पता हो, और ये रेडियस पता हो, तो आप एरिया भी निकाल सकते हो। मतलब ये तीनों क्वांटिटी अगर अपने को पता है किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए, तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चों। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, और फिर आपको इसको डिराइव कैसे करना ये पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करा बच्चों, देखो तीनों पे है ना। ये क्या बताता है कि कितना लेंथ है वायर का, ये क्या बताता है कितना थिकनेस है वायर का, और ये क्या बताता है कि जो आपका वायर है वो किस मटेरियल का बना है। ठीक है, मैंने बोला रेजिस्टिविटी क्या है, ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के लिए डिफाइन होता है ना। तो 3 चीज हो गया कि रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। चौथा आता है बच्चों क्या, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब रेजिस्टेंस जो है बच्चों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे सर, कि जैसे आपने सुना होगा कि जितने ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर के लिए, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। मैं टेम्परेचर को स्मॉल टी से, चलो कैपिटल टी से लिख दूं क्योंकि टाइम को भी अपन लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका क्या है बच्चों, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके लिए, फॉर कंडक्टर, है ना। अभी अपन देखेंगे दूसरे मटेरियल के लिए। ठीक है, मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है सर, अभी देखते हैं अपन। इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो बच्चों, नहीं जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको जनरल नॉलेज के लिए कि कैसे बढ़ता है। तो मान लेते हैं आपको रेजिस्टेंस शुरू का पता है ना, शुरू का पता है किसी एक टेम्परेचर पे, और वो है आपका रेजिस्टेंस आर नॉट। तो जो आपका आता है किसी एक टेम्परेचर पे फाइंड करना है, तो वो आता है आपका आर नॉट इक्वल आर इक्वल आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, या फिर आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो। डेल्टा टी क्या मतलब क्या है बच्चों, कि आपका जो रेजिस्टेंस था, आपने किसी एक टेम्परेचर पे आपको पता था, आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर है। और अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बच्चों ये पहले ही मैं बता दूं, आपका एनसीईआरटी में नहीं है ये फॉर्मूला, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। एनसीईआरटी में आपका क्या है, बस आप ये बस याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी कंडक्टिंग वायर का वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। किसका, कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का उल्टा होता है। क्या, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है ना। सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके आपके ये मेमोरी कार्ड, चिप
मीन्स जितना आपका बच्चों जितना भी डिजिटल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है वो सभी दो ही मटेरियल जर्मेनियम और सिलिकॉन, उसमें से भी सबसे ज्यादा सिलिकॉन मीन्स सेमीकंडक्टर के ही बने हैं, तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। आई होप आपको ये याद रहेगा। बात कर लेते हैं बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। मैंने बोला था तो वहां से हम लोगों ने देखा क्या, जो रेजिस्टिविटी है बच्चों वो क्या है, मैंने बोला किसी भी मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। मतलब अगर आपको अलग अलग मटेरियल दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल मीन्स कौन सा मटेरियल है, तो आप उसके लिए उसकी रेजिस्टिविटी देखते हो। मतलब कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, एल्युमिनियम का अलग, आयरन का अलग, है ना। मतलब अगर आपको अलग अलग मटेरियल पहचानना है तो आप उसका रो देखोगे। कैसे, तो बच्चों आप इसको डिफाइन कर सकते हो। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी या मटेरियल, है ना, कंडक्टर नहीं मटेरियल, ठीक है। और ये कैसे है, ये बताता है बच्चों कि कोई भी मटेरियल है वो किस एक्सटेंट तक, है ना, कितना ज्यादा मतलब करंट को अपोज करता है या चार्ज को फ्लो होने में अपोज करता है। जो मटेरियल ज्यादा अपोज करेगा चार्ज को फ्लो होने में, उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। जो मटेरियल चार्ज को फ्लो होने में कम अपोज करेगा तो उसका जो है रेजिस्टिविटी कम होता है ना। द एक्सटेंट टू विच मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट बोल लो या फ्लो ऑफ चार्ज बोल लो बच्चों, ठीक है। फिर कह रहा है यही, हायर द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द वायर हायर विल बी इट्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर से बच्चों रेजिस्टिविटी फिर से आपका क्या है, आप यहाँ पे फॉर्मूले में देखा था क्या था, आर इक्वल रो एल बाई ए, है ना, आर इक्वल रो एल अपॉन में ए था। और अपन यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं क्या, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एल को इधर डिवाइड, तो रो इक्वल अपने को आ जाएगा आर ए अपॉन में एल। फिर से यहां से कई बच्चों को ये लगेगा क्या कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, वायर के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। नहीं बच्चों, रेजिस्टिविटी क्या है, इन सभी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि आपने देखा बच्चों यहाँ पे जो ये अपीयर हुआ था, ये जो आया था ये यहाँ इस फॉर्मूले के लिए कांस्टेंट आया है। तो जब इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट एज अपीयर हुआ है तो ये एल ए आर पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। आई होप अब इसको आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल का वो ना शेप एंड साइज मींस वायर कैसा है, कितना लंबा है, इस पे डिपेंड नहीं करता, ना उसके लेंथ एरिया, किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इन सब बात पे, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे, ना उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ना, ये इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता। तो सर फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है। हाँ यहाँ से पहले, अच्छा बच्चों इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका वो क्या आने वाला है, यूनिट, है ना। रेजिस्टिविटी आपका क्या है ये पता चल गया, जो मटेरियल ज्यादा अपोज करेगा उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा, जो मटेरियल कम अपोज करेगा उसका रेजिस्टिविटी कम, है ना। तो अब आप बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सा बेस्ट मटेरियल है, मेरे से पहले बताना है। कौन, सिल्वर। आप क्यों बोलते हैं सिल्वर को बेस्ट मटेरियल, इस कंडक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्यों बोलते हो, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है इसीलिए, ठीक है। तो अब आप बात कर लेते हैं बच्चों की रो का यूनिट क्या आने वाला है सर। तो आपने पढ़ा है बच्चों रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम सर, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सर, और यहाँ पे लेंथ का ऐसा यूनिट बच्चों मीटर। तो आप मीटर से 1 मीटर गया, क्या आ गया बच्चों, एसआई यूनिट आ गया ओम मीटर, या साइमन भी बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट है बच्चों ये, क्या एसआई यूनिट अब आप याद रखोगे, है ना। ओम मीटर कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब किसको बता रहा है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, या बोल लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आप इसको नोट कर लिए हो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है किस बात पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी बच्चों केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या, टेम्परेचर पे। कैसे सर, वही है ना, रेजिस्टिविटी क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर के लिए उसकी रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है ना। आप टेम्परेचर कम करोगे कंडक्टर की, रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए द रेजिस्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, है ना, कंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, उल्टा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम होगा, है ना। यहाँ पे ये लिखा है, इट रिड्यूसेस फॉर
सेमीकंडक्टर इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो ये याद रह जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है बच्चों की ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वायर जो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ता क्यों है ना, क्या बढ़ता क्यों है। तो मैंने बता रखा था बच्चों कि ये जो आपके एटम्स है, फिर से अपन बात करेंगे भाई एटम्स के, तो ये क्या होता है एटम्स, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो अपन क्या बोलेंगे पॉजिटिव आयंस, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके क्या है आवारा हैं, फ्री होके घूम रहे हैं, फ्री हो गए हैं। तो बच्चों होता क्या है, जैसे ही आप बैटरी देते हो, मींस बैटरी इसको सप्लाई करते हो, है ना, बैटरी लगाते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों बैटरी से एनर्जी लेके वो मूव करना शुरू करते हैं, और ये मूव करना शुरू करते हैं तो होता क्या है, मूव करेंगे तो ये बच्चों होता ये है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी लेगा और ये मूव करेगा, और ये बार बार क्या करते हैं अपने पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते रहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो ये पॉजिटिव आयंस है वो क्या फिक्स होते हैं क्या, नहीं, वो फिक्स तो होते हैं वो, लेकिन अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे कि स्प्रिंग लाइक, है ना। आप यहाँ पे मानो कि इनके में स्प्रिंग लगा है और ये अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ एक बैटरी से एनर्जी ले लेके बार बार टकराते रहते हैं और अपना ड्रिफ्ट होते रहते हैं, और कुछ सिंस आपको बैटरी की वजह से वो ड्रिफ्ट होते रहते हैं, आपको करंट मिलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सर फिर ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये क्या हो रहा है, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों ना, तो ये जो पॉजिटिव आयंस है ये और तेजी से वाइब्रेट करना लगते हैं। अब जब ये और तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनसे और जल्दी जल्दी कोलाइड होने लगते हैं, क्या, और जल्दी जल्दी, क्यों, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे तो ये ज्यादा दूर तक के इलेक्ट्रॉन से कहीं टकरा रहे थे, जब ये ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है इनसे बार बार टकराएंगे, जब इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएंगे तो ये आगे कब बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने का इनका रेट कम हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो सही से नहीं हो रहा है, और ज्यादा अपोजिशन आ गया, और ज्यादा अपोजिशन आ गया तो मतलब क्या बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, या रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो रेजिस्टिविटी आप बोल सकते हो ये रुकावट, और सिंस रेजिस्टिविटी आती है उसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है बच्चों, है ना, क्या। तो आप बेसिक अगर हम बात कर ले बच्चों, बेसिक आपका फंडामेंटल पे, तो आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले क्या होता है इनके कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, आप ऐसे बोलो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एटम्स और जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन जो है और तेजी से टक्कर होने लगता है, तो जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा फ्लो नहीं कर पाते, इस रुकावट बढ़ जाती है, और रुकावट बढ़ने का मतलब बच्चों की रेजिस्टिविटी बढ़ गई। अब बताओ बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ी तो ये न्यूमरेटर में है ना, तो ये फिर क्या होगा रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो बच्चों की रेजिस्टेंस को बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये आप, लेकिन रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्या टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर आप अलग मटेरियल यूज करो, ठीक है। तो आई होप आपको याद रहेगा। इसका उल्टा मत करना बच्चों, है ना, इसका उल्टा हमेशा सही नहीं है, क्या कि आप रो को बोल दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, ये हमेशा सही नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो बच्चों आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मीन्स अगर डाउट हो तो आप फिर से बताना, मैं इसके लिए और अलग से रेजिस्टिविटी पे ही वीडियो बना दूंगा, केवल और केवल रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों आई होप आज का जो वीडियो है जरूर पसंद आया होगा आपको, तो आप इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करो बच्चों। जितने ज्यादा शेयर करोगे तो आपका भी भला होगा और आपके साथ आपके दोस्त का भी भला होगा, और साथ में हम लोगों को भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ हम लोगों का काम जो है सही हो रहा है, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन आएगा। तो आई होप बच्चों आप इसको शेयर करना और लाइक करना तो जरूर नहीं भूलोगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ED Academy।